सारे बच्चे म्यूट कर लेंगे। और आज हम लोग देखिएगा नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। जिस टॉपिक्स का नाम क्या होगा, जो भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसे बायो अपने बुक में जेनेटिक्स लिखता है। बायो अपने बुक्स में क्या लिखता है, जेनेटिक्स लिखेगा। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना रहता है। पहला जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और जो आपका जो दूसरा चैप्टर होगा जेनेटिक्स का, उसे को कहेंगे मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स में 2 ही चैप्टर आएंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आएगा और दूसरा मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा। आप लोग सारे बच्चे हेडिंग देंगे और लिखेंगे, ये दोनों लिख लेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर है, ए चैप्टर नंबर 4 को डिनोट करता है और ए चैप्टर नंबर 5 को डिनोट करता है। इसलिए आप चैप्टर 4 को डिनोट कीजिएगा और हेडिंग दीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हर चीज के बारे में जानेंगे कि प्रिंसिपल एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग जानेंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब। अभी अगर समझ में आ जाएगा तो हमें पूरा जेनेटिक्स समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, अगर इनहेरिटेंस और वेरिएशन समझ में आ गया तो हर चैप्टर समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स का 2 से 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। अगर वो 2 से 3 लेक्चर इंट्रोडक्शन अगर जुबान पे आ जाएगा तो जेनेटिक्स में 2-3 दिन के बाद कभी अगर क्लास छोड़ भी दीजिएगा तो कभी आपको अफसोस नहीं आएगा, है ना। कहीं छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कम से कम आज सोमवार मंगलवार याद रखना। हो सकता है कहीं मंगलवार केमिस्ट्री क्लास चले चाहे ना चले। कल फिजिक्स का क्लास नहीं है, सर लोग अभी नहीं आए हैं, है ना, इसलिए कल फिजिक्स का क्लास बंद रहेगा। कल भी सिर्फ बायो चलेगा। तो ध्यान रहे, क्लास को स्टार्ट किए हैं जेनेटिक्स से। जहां ज्यादा एब्सेंटी रहेगा तो जो एब्सेंट रहेगा उसको रिमूव करते चले जाएंगे, है ना। याद रख, बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हल्ला गुल्ला करे से कोई फिर बाद में बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब तक फिर, और जब ये आज स्टार्ट हुआ है तो आज से गिन लीजिएगा पूरा मई जून जुलाई, लमसम आपको अगस्त के महीना में खत्म होगा। इसलिए धैर्य रख के पढ़िएगा, है ना। जितना दिन रिप्रोडक्शन में टाइम लगा है बस उससे थोड़ा दिन ज्यादा लगेगा। रिप्रोडक्शन में सब छोटे छोटे चैप्टर थे, जो 4 चैप्टर खत्म हो गया। जो बच्चे MWF में 3.5 से 5 पढ़ते थे उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं पढ़ाए हैं, बस घर से शादी में से लौट कर आएंगे तो टाइम निकाल के आपको अलग से वो भी पढ़ा देंगे, ठीक ना। क्या चीज नहीं हुआ है, बोलिए फिर से। अच्छा, सेकंड चैप्टर की 2 क्लास बचा हुआ है ना। सुतलता का
अभी अभी आया, सुतल था। हाँ, ताबरी भराओ, लेंदरा बढ़ के मारो, घी पी लो थोड़ा सा। अभी स्टार्टिंग में है, इतना ही लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, बस यही लिखे हैं, है ना। तो बात को ध्यान में सुनिए, बात को आराम से सुन लीजिएगा। जितने भी बच्चे होंगे, सारे बच्चे, आप लोग क्लास को कभी मिस मत करेंगे। अगर क्लास मिस कीजिएगा तो आपकी परेशानी होगी, और परेशानी अगर एक बार आ गया जेनेटिक्स में, तो इसको जेनेटिक्स को सोल्यूशन कर पाना बहुत मुश्किल है। जेनेटिक्स आपने बायो में क्या हुआ? अच्छा, 5 6 हफ्ते, 5 6 लिख लेते, इतना वकार कराया कहला। 5 6 लिख लो, 5 6 लिख ले, वकाता कहला है रे। 5 लिखो चाहे 6 लिखो, नंबरिंग गलती हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एकरा जरूर पढ़ना, और एकरा पढ़े में जहां अगर एब्सेंट रहा तो चमड़िया खींच लेंगे घरे आके, ठीक ना। देखिएगा, अब सारे बच्चे बात को ध्यान से सुनेंगे। कहा कहा कि एक घर में एक प्रिंसिपल रहता है, जो क्या कहता है कि इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस और वेरिएशन को लाता है। एक घर में मालिक है, और वो क्या कहता है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को लाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, वेरिएशन वेरिएशन इनहेरिटेंस का मतलब बाद में समझ लेंगे, वेरिएशन के बारे में सुन लीजिएगा। वेरिएशन किसको कहेंगे? देखिएगा, जब मेल मेल और फीमेल गेमेट आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, है ना, तो नए बच्चे का जन्म होता है। क्या उसमें मम्मी पापा से ज्यादा वेरिएशन आते हैं ना? आपको जब 12th पढ़ा रहे थे, रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, हर जगह जहां पढ़ाए वहां बताए कि वेरिएशन उसको कहना, इसको जेकरा में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा उसमें वेरिएशन आता है, और जेकरा में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा उसमें वेरिएशन नहीं आता है ना। यही बात में पढ़े हो वेरिएशन में, कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसमें वेरिएशन आएगा, अगर जहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वहां वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। अब देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी, कोई भी कैरेक्टर अगर मेरे दादा दादी या पापा मम्मी में है, और वो कैरेक्टर अगर मेरे में आ जाए, तब उसे क्या कहेंगे? जो इनहेरिटेंस हुआ है। क्या हुआ है? इनहेरिटेंस हुआ है। इनहेरिटेंस का मतलब यही हुआ कि कोई भी बीमारी, कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे के जनरेशन में जाना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। एक बीमारी या एक कैरेक्टर, हाँ दिखता है ना, कहा कि फलना जी डॉक्टर थे ना, तो फिर बेटो डॉक्टर है बना, है ना। मम्मी डॉक्टर थी तो बेटियों डॉक्टर है बनी, है ना। या तो फलना में क्या था, कलर ब्लाइंडनेस दी था, आंख से दिखता नहीं था, है ना। कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? यानी करिया चीज ब्लू दिखे और लाल चीज हरियर दिखे, है ना। और हरियर चीज कैसा दिखे? पीयर दिखे, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो अरे बात पहले सुन ले बाबू, काहे टेंशन ले रहा है ना। करिया लाल दिखेगा, लाल उजर दिखेगा, माने तरह तरह के होते रहेंगे, है ना। देख, जब जो बच्चे जो बच्चे जाएंगे आगे जाकर के, कोई अगर बढ़िया से ना पढ़ेगा 11th 12th तक, क्या करेगा? फिर बकरी चरा वाला भीड़ में जाएगा। कौन भीड़ में? वही भीड़ में जहां एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी होता है, वहां जाएगा। कभी कभी आप जाओगे, रेलवे की तैयारी करोगे, ड्राइवर के फॉर्म भरोगे, तो वहां साइको होता है और कलर पढ़ाया जाता है ना। जो कहता है कि ऐसे ऐसे बूंदे 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 लिखल है ना, एक पहचानो कि कितना लिखल है, 6 लिखल है कि 8 लिखल है, तो उसमें दिक्कत होता है।
सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई बीमारी अगर मेरे पापा में था, मेरे दादा में था, अगर वो बीमारी अगर मेरे तक चलाया तो उसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। कोई भी कैरेक्टर को एक कोई भी कैरेक्टर कोई भी बीमारी को एक जनरेशन से दूसरे के जनरेशन तक जाना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। और जेकरा में फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। देखिएगा आगे हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे कि जहां हम लोग इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जहां हम लोग इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिखिएगा सारे बच्चे। देखिएगा एक पॉइंट देकर सबसे पहले एक पॉइंट ही दे लीजिएगा, स्टार पॉइंट दे करके लिखिएगा कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। कितने सिंपल लैंग्वेज में कहा है। जेनेटिक्स नाम ही क्यों पड़ा? जेनेटिक्स यहाँ बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होंगे, यहाँ भी मेल और फीमेल होगा। आपने 10th के क्लास में मेंडल चाचा के नाम सुना होगा, है ना, जो पी यानी मटर पर क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखा था, है ना, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होगा, सबका फिनोटाइप कैसा रहेगा, जीनोटाइप कैसा रहेगा। हम लोग जितना भी 10th की बातें बेसिक चीज है वो चीज हम लोग 2 से 3 क्लास में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा ऊपर लेवल तक जाएंगे, 10 तो बहुत छोटा हो जाता है, उससे ऊपर लेवल तक जाएंगे जहां हम लोग पूरा 11th यू जा सके, है ना। कहा कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, किसकी स्टडी कर रहे थे? इनहेरिटेंस। यानी जहां हम लोग इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब, इनहेरिटेंस का भी डिफिनेशन आगे लिखेंगे, है ना, क्योंकि अभी तो जेनेटिक्स पे चर्चा हो रहा है ना, जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ है और जेनेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो इनहेरिटेंस याद रखिएगा कि कोई भी कैरेक्टर या कोई भी बीमारी एक जनरेशन से दूसरे के जनरेशन में जाना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। और जहां हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। देखिएगा अब कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखिएगा। पहला साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बैटसन। जिनका नाम क्या था? बैटेसन। जिनका नाम क्या था? बैटसन। ए आए तो क्या कहे? ए कहलाया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ए क्या कहलाए? फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये सब साइंटिस्ट है, ठीक ना। जो दूसरा साइंटिस्ट आया, दूसरा साइंटिस्ट का नाम था मूलर। दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या था? मूलर। और मूलर आए तो क्या कहे? मूलर आए तो कहे साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स यानी साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। अब जो तीसरा साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोर्गन। जो तीसरा साइंटिस्ट आए उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? मोर्गन। मोर्गन ने क्या किया? मोर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फादर ऑफ, इन्हें कहा जाता है, मोर्गन को कहा जाता है
फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें कहा जाता है जीन। अगर आपको कहे कि जीन थ्योरी किसने दिया, जीन थ्योरी, THEORY, जीन थ्योरी किसने दिया? तो भी मॉर्गन ने। कभी आ जाए लिंकेज थ्योरी किसने दिया? तो भी मॉर्गन ने। और आगे क्या लिखे? कहे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसने दिया? इनहेरिटेंस में क्या होता है? मेल से कोई बीमारी फीमेल और फीमेल से कोई बीमारी मेल, है ना। और इन्हें बहुत सारे किए। इन्होंने एक और चीज का एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था जीन जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, है ना। फिर इन्होंने क्या किया? एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। यहां तक सारे बच्चे लिखेंगे। कोई भी बच्चे बीच क्लास में छोड़ करके ना जाएंगे अभी, खास करके कम से कम 3-4 क्लास, नहीं तो ये सब फिर आपकी प्रॉब्लम है ना। क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है। लिख लिए ना? हो गया होगा ना? हो गया। देखिएगा अब आपसे पूछेगा क्या? जो भी आपको लिखा हुआ है जेनेटिक्स से स्टार्ट किए, तो जो भी बात लिखे उस हर बात अभी यहीं तक लिखे हैं। अभी तो साइंटिस्ट की बात आया है, अभी बढ़िया बढ़िया बात पढ़ना ही है ना। अब देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि जहां इनहेरिटेंस को हम लोग पढ़ते हैं उसी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स में 4 साइंटिस्ट आए थे और 4 साइंटिस्ट मिलकर के बहुत सारे चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे चीजों पर क्या किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सबका अलग अलग नाम दिया। अरे तोने हमरे फोनवा पर पढ़ता है, हमरे फोनवा पर तोने फोनो करता है, हैं? यही सवाल है। ब्लॉक कर देंगे ना भरवा। देखना, कहा कि जितने भी अब जेनेटिक्स में 4 साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट के नाम हट पाया, 3 ही साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, है ना। अब देखिएगा आपसे बाबू क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिएगा इधर से सुनिएगा,
ये क्वेश्चन इतना सारा है, क्या है, क्वेश्चन इतना सारा है, लेकिन आंसर क्या है, बस सिर्फ ये है। आंसर क्या है, सिर्फ यही है, 3 आंसर है, लेकिन क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं। और हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे, जितना ऐसा वर्ड दिख रहा है ना, जितना ऐसा वर्ड दिख रहा है, वो हर वर्ड एक टॉपिक के रूप में आपके बुक में दे रखा है। एक टॉपिक के रूप में क्या है, आपके बुक में दे रखा है। हाँ, लेकिन हम लोग कब पढ़ेंगे, जब 3 क्लास इसकी जेनेटिक्स को बेस को मजबूत कर लेंगे, तब पढ़ेंगे। जेनेटिक्स ऐसा चीज है कि अगर 3 क्लास आपको बेसिक पढ़ा दिया, तो पूरे जेनेटिक्स को हंसते खेलते निकाल देंगे। पूरे जेनेटिक्स को जैसे रिप्रोडक्शन निकालना, उसी तरीके से हंसते खेलते निकाल देंगे। और नहीं तो फिर बाद बाकी आपकी मर्जी, हंसना है कि रोना है, तो तुम लोग समझो। देखिएगा, फिर से सुनिएगा, कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे। आंसर में क्या होगा, बैटसन। आंसर में क्या होगा, बैटसन। साइटोजेनेटिक्स किसने दिया, तो मुलर ने। साइटोजेनेटिक्स किसने दिया, तो मुलर ने। साइटोजेनेटिक्स किसने दिया, मुलर ने, है ना। साइटोजेनेटिक्स का होता है, इसका मीनिंग होता है साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स को ही क्या कहते हैं, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। अब देखिएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसने दिया। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसने दिया, तो आंसर में क्या आएगा, मोर्गन। आंसर में क्या आएगा, मोर्गन। जीन थ्योरी किसने दिया, तो भी आंसर में क्या आएगा, मोर्गन। जीन थ्योरी किसने दिया, तो भी ऑप्शन में क्या आएंगे, मोर्गन आएंगे। कहेगा कि लिंकेज थ्योरी किसने दिया, कौन थ्योरी, लिंकेज थ्योरी किसने दिया, तो भी याद रखिएगा आंसर में क्या आएगा, मोर्गन आएंगे, है ना। लिंकेज थ्योरी किसने दिया, तो भी मोर्गन। और इन्होंने बहुत सारे चीज पर एक्सपेरिमेंट किया है। आपसे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसने दिया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसने दिया, तो अभी क्या याद रखना है कि मोर्गन ने दिए थे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसने दिया, मोर्गन ने दिया। एक और बात याद रखना है, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला। जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला, जितने भी मधुमक्खी सब जो बड़े बड़े रहता है ना, वो सबको उस पर उसका जेनेटिक मैप, यानी उसको पूरा नापे हैं, उसमें कौन कौन से जेनेटिक कैरेक्टर होता है ना। तो वो सबको एक ही लैंग्वेज में, आपसे तो एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा। जब ड्रोसोफिला आएगा तो हम लोग भी देख लेंगे कि ड्रोसोफिला कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आप एक ही बात याद रखिएगा कि जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला किसने दिया है, तो मोर्गन ने दिए हैं। जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला किसने दिया, मोर्गन ने दिया। और याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज किसने दिया, तो भी याद रखना है, मोर्गन ने दिए। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज किसने दिया है, मोर्गन ने दिए हैं। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज किसने दिया है, मोर्गन ने दिए हैं, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना है, सब अभी रखने वाली बात है, किसी को दिक्कत नहीं ना यहां तक। हाँ, चलिए आगे की बात देखते हैं। 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिए हैं, एक वो साइंटिस्ट और बच रहे हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि वो साइंटिस्ट कैसन थे। उनका नाम था ए गोडार्ड, ए गैरोड नाम हो। जितना भी टेढ़ा नाम आएगा वो सब कौन होगा, साइंटिस्ट होगा। जितना भी टेढ़ा नाम होगा वो सब क्या होगा, साइंटिस्ट होगा। अब देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं चौथे साइंटिस्ट को, कि चौथा साइंटिस्ट कौन थे। चौथा साइंटिस्ट जो आया, जिनका नाम था क्या, ए गैरोड। ए गैरोड, GARROD। ए गैरोड ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया भाई, है ना। इन्होंने कहा, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, या इसको दूसरा कहा जाता है
बायोकेमिकल बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? एक वो कॉन्सेप्ट दिए थे, ए गैरोट ने क्या दिया? एक कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट में लिखा इस कॉन्सेप्ट में लिखा इस कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट दिए। एक का नाम था वन जीन, एक का नाम था वन जीन और दूसरा का नाम था म्यूटेंट जीन। वन जीन और म्यूटेंट जीन, वन जीन और म्यूटेंट जीन, वन जीन और म्यूटेंट जीन। क्वेश्चन इधर से आएंगे, ऑप्शन आपका ये रहेगा, है ना? या तो ऑप्शन ए पूछ लेगा कि ए गैरोड ने किस किस चीज पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपको ये बातें को लिखना होगा, है ना? अगर साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो 2 नंबर में आते हैं, है ना? 2-3 नंबर में आते हैं, ज्यादा नहीं, 3 या 4 पॉइंट लिखना रहता है ना? और वैसे 3-4 पॉइंट लिखा रहेगा तो वही की बात है, याद रखिएगा दोनों तरफ। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन था? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन था? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो थे वो ए गैरोड थे। ए गैरोड, ए गैरोड। दूसरा, सर बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन था? तो अभी ऑप्शन में क्या आएगा? ए गैरोड आएगा। बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन था? ए गैरोड। सर ए गैरोड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था। कितने कॉन्सेप्ट दिया था? 2 कॉन्सेप्ट। ये पूछता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि ए गैरोड ने कौन से कॉन्सेप्ट दिया था? ए गैरोड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? 2017 में पूछा है। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए में दिया था वन जीन, बी में दिया था म्यूटेंट जीन, सी में दे रखा था कि ए एंड बी होगा, है ना? और डी में कहा ना कि ऑल ऑफ दीज होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि ए गैरोड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना? ए गैरोड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिए थे? तो याद रखिएगा कि एक वन जीन दिए थे और एक क्या दिए थे? म्यूटेंट जीन दिए थे। एक वन जीन और एक म्यूटेंट जीन। जीन, अब कह रहा कि सर बार बार आप जीन कह रहे हैं, ये जीन का मतलब क्या होता है? इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। बस थोड़ा सा सब्र करो, जीन के बारे में भी जानेंगे, है ना? सुन लेते रहे, जीन बड़ी बड़का भारी चीज नहीं होता है। पहले इसके बारे में समझ लो, वन जीन है या ये म्यूटेंट जीन है ना? ए गैरोड ने कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि वन जीन होता है और एक क्या होता है? म्यूटेंट जीन होता है। अब देखिएगा, छोटी छोटी बात को समझिएगा, क्योंकि अभी आगे बढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी बात को समझिएगा। देखिएगा, मेल और फीमेल यहाँ भी आएंगे, मेल और फीमेल यहाँ भी आएंगे, है ना? ये जूलॉजी नहीं है ना? ये जूलॉजी नहीं है। जूलॉजी तो आएगा तो मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा ना, वो जूलॉजी है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है क्या है? ये बॉटनी है। तो बॉटनी में क्या, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? पूरे प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, यहाँ भी मेल आएगा और यहाँ भी फीमेल आएगा। आपने कभी नाम सुना होगा 10वां में कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और क्या? स्मॉल टी। जो बाबू कैपिटल टी होता है ना, ये मेल को शो करता है। कैपिटल टी जो होगा वो किसको शो करेगा? मेल को शो करेगा। और जो स्मॉल टी होगा ना, वो किसको शो करेगा? फीमेल को शो करेगा। कैपिटल टी जो होगा वो मेल को शो करेगा और स्मॉल टी जो होगा वो किसको शो करेगा? फीमेल को शो करेगा। अब बाबू कहेगा कि सर जीन क्या होता है? तो जीन यही होता है। कोई या तो कैपिटल टी को जीन कह सकते हैं या तो स्मॉल टी को जीन कह सकते हैं, है ना? या तो हम लोग का बॉडी का क्या है? हम लोग का बॉडी का कौन सा जीन है भाई? है ना? और जीन किसको कहते हैं? क्रोमोसोम से बनता है ना? और क्रोमोसोम क्या होता है? अगर मेल है तो मेल में एक्स वाई और फीमेल है तो फीमेल में एक्स एक्स, है ना? यानी फीमेल का यही तो जीन है।
फीमेल का क्या है, यही तो जीन है, और मेल का क्या है, जीन क्या है, एक्स और वाई है ना, तो यही जीन यही कहलाता है ना। तो वन जीन किसने दिया था, वन जीन के कॉन्सेप्ट किसने दिए, तो एक गैरोड ने, और एक क्या दिया, म्यूटेंट जीन दिया। म्यूटेंट जीन यानी ऐसा जीन दे दिया ना जिसमें कोई परिवर्तन ही हमेशा क्या होता था, म्यूटेंट का मतलब होता है, म्यूटेंट या म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, परिवर्तन होना। ऐसा जीन दे दिया जो हमेशा परिवर्तन लाते रहता था, ऐसा जीन दिया जो हमेशा क्या किया, परिवर्तन लाते रहा, कभी मेल हो जाए, कभी कैपिटल टी बन जाता था तो कभी स्मॉल टी बन जाता था, पता नहीं कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, कम से कम कुछ नहीं किया तो एक्सपेरिमेंट इतना तो करके गया ना, है ना। अभी तो मेंडल चाचा के बारे में पढ़ने नहीं किए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी लिखे हैं, है ना। कम से कम कुछ तो टोनी के नाम पर कुछ तो इंसानियत जागेगा, ऐसे तो टोनी सब कौन बोले, छोड़ो। देखिए अब आगे की बात देखते हैं, यहां तक लिख लिए थे बाबू मैया, हाँ लिख दे रहा है। इनहेरिटेंस का हिंदी अपने घर में रख लेना और वहीं पूछना कि इनहेरिटेंस का हिंदी क्या होता है। मुझे हिंदी नहीं आता, आपको पिछले ही क्लास में बताया ना कि मुझे हिंदी नहीं आता है, आप सिर्फ इनहेरिटेंस का मतलब समझिए, है ना। आगे देखिएगा, हेडिंग क्या दीजिएगा, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स में कितना भाग जाएगा, क्या होता है, कौन वाला, कौन से है? इसका आंसर ए एंड बी होगा, और क्या होगा, ए एंड बी होगा, ऑल ऑफ दिस, डोरेशन पागला मारेगा, डोरेशन पागला मारेगा रे, जो पूछता है पूछता है। नहीं हो सकता है, जो पहला ऑप्शन आएगा वही ना होगा, नहीं ना होगा। अब पहले को पापा तो सुनो, अरे तो पापा सुनो, देखो अब पापा बाद में आ जाएंगे तो पापा किनको कहेगा, मम्मी को पहले से आएगा, मम्मी अगर पापा बाद में ले लाए तो मम्मी किसको कहेगा, जो बाद में आई है उसको, कि जो पहले आया है उसको, तो पहले ऑप्शन सी ना आया रे, ए एंड बी, बी कहां से आए, घुमारी दिल रहता है बैठल बैठल है। चलो हेडिंग क्या देगा, इनहेरिटेंस, हेडिंग में क्या लिखेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस लिखेंगे, हेडिंग में स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का डिफिनेशन लिख लेंगे, फ्लो फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, वन वन generation, one generation to another generation, to another generation, to another generation is called inheritance, is called inheritance, is called inheritance, is called inheritance। बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कहा कि सर फ्लो, कोई भी फ्लो में अगर मेरा जेनेटिक कैरेक्टर
मेरा जेनेटिक कैरेक्टर या पापा का जेनेटिक कैरेक्टर या मम्मी का जेनेटिक कैरेक्टर, नाना या नानी का जेनेटिक कैरेक्टर अगर मेरे तक पहुंच जाए, यहाँ तक पहुंच जाए, मेरे तक पहुंच जाए, है ना। ये वो कहानी सुना है, बापे पुत प्रापत घोड़ा, कुछ तो थोड़ा थोड़ा, यानी बाप के लक्षण बेटा पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है, कुछ कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है सर, बस उसी को जेनेटिक्स कहते हैं, सॉरी उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, याद रखना। कहा कि फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, फ्लो ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, कहा कि अगर मेरा जेनेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं फादर या मदर में, है ना, अगर कोई बीमारी होगा तो मेरे तक आ सकता है, कहा वो मेरे तक आ सकते हैं, मेरे में जो बीमारी है वो मेरे बच्चे तक जा सकते हैं, इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। बाद बाकी लिखा है, क्या लिखा कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू क्या, अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी कोई भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। कोई भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाएगा। एकदम माइंड में ठोक ठेठा लो अभी, क्योंकि अगर 3 क्लास के बाद अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो पूछला के बाद भी नहीं बताएंगे, याद रखना, ठीक है। 3 क्लास मन मार के पढ़ लो, है ना, बढ़िया से समझते हुए, जितना घर पर मेहनत करने कर पार लगे आप उतना मेहनत कीजिए, अभी आपका मेहनत करने का यही समय है, और नहीं तो फिर कोई समय नहीं है। और जेकर 90% से कम अटेंडेंस रहेगा वो लइकन तो नहीं अपना समझ लेना, डिसाइड कर लेना कि हमें अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब देखिएगा, इनहेरिटेंस का याद रखिएगा, कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, इसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस के बाद 2 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। कहता है कि डीएनए, डीएनए डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है, डीएनए से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम से क्या बनेंगे, सोलेनोइड बनेंगे, न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा, सोलेनोइड बनेगा, और सोलेनोइड से क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, है ना, कि जीन का फॉर्मेशन किससे होता है। जो बार बार जीन लिख रहे हैं वो जीन का फॉर्मेशन कहां से आएगा, तो ऑप्शन में क्या होंगे, RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस प्रोटीन। देखिएगा, न्यूक्लियोसोम या सोलेनोइड आया या डीएनए आया, ये सब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में वहां एक टेबल बताया जाएगा, है ना, एक टेबल बताया जाएगा कि वो उसमें खाली प्रोटीन रहेगा, खाली सब प्रोटीन का नाम लिखा हुआ रहेगा, है ना। अरे उसको क्या तो बोलते हैं, वो टेबल हम आपको भेज देंगे, वो टेबल में देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में सोचिए कि सर क्रोमोसोम कहां से आता है, क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमोसोम्स किससे बनता है। मान लिया कि मेल का क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई है और फीमेल का क्रोमोसोम्स एक्स एंड एक्स है, तो सर एक्स वाई और एक्स एक्स बनता कैसे है, तो एक्स एक्स एंड वाई वाई सब कैसे बनता है, डीएनए से बनता है। कैसे बनेगा, डीएनए से बनेगा। और डीएनए के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, जस्ट जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर में डीएनए और आरएनए को ही पढ़ना है, डीएनए और आरएनए, यही 2 चीज के बारे में बात करना है वहां। अभी आप सिर्फ यहाँ याद इतना ही रखना कि डीएनए से क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनता है, डीएनए से क्या बनता है,
क्रोमोसोम्स बनेगा। लेकिन वहां हम लोग एक एक पैटर्न में चलेंगे कि डीएनए के बाद क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनेगा। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बनेंगे, सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सोलेनॉइड से क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। ये चीज को बारे में जेनेटिक्स के दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपके पास बुक होगा तो उलट के देख लेना, वहां क्रोमोसोम्स और डीएनए का सबका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जीन का फॉर्मेशन कहां से होता है। कभी अगर कह दे कि जीन का फॉर्मेशन कहां से होगा, तो आरएनए प्लस प्रोटीन से होगा। आरएनए प्लस किससे, प्रोटीन से होगा। जीन फॉर्मेशन किससे होता है, आरएनए और प्रोटीन से होगा। आरएनए प्लस प्रोटीन से होगा। इतना बात को नोट कीजिए सब कोई, इतना बात को लिखिए। फिर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ लिए हैं, इनहेरिटेंस के बारे में जान लिया। इनहेरिटेंस के बाद हमने वेरिएशन के बारे में जानेंगे। फिर लिख लिए बाबू सब लोग, यस सर। देखिए अब आप लोग हेडिंग दीजिए वेरिएशन। अब क्या हेडिंग दीजिएगा, वेरिएशन। जेनेटिक्स किसको कहे उसको मालूम चल गया, इनहेरिटेंस किसको कहे उसको मालूम चल गया। अब वेरिएशन के बारे में जानेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। अब वेरिएशन के बारे में जानेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। अब वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, सारे बच्चे हेडिंग में भी डालेंगे, क्या डालेंगे, वेरिएशन। हेडिंग में क्या डालेगा, वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग कुछ नहीं होता, आप खुद सबको जानते हो कि जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वेरिएशन आता है, जहां फर्टिलाइजेशन एब्सेंट रहता है वहां वेरिएशन नहीं आता है। हम लोग दूसरे बात को डील करेंगे वेरिएशन में। पहला पहला लिखिएगा जर्माइनल, जर्माइनल, जर्माइनल ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। वेरिएशन germinal blastogenic variation are two types. पहला continuous variation, continuous variation। दूसरा discontinuous variation। क्या लिखा, discontinuous variation। discontinuous variation। पहला कंटिन्यूअस वेरिएशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन में पहले क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर जहां जहां होंगे वहां वहां क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। वहां वहां क्या होंगे, डेवलपमेंट भी होंगे, है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होगा, सिर्फ म्यूटेशन आएगा, सिर्फ क्या आएगा, म्यूटेशन आएगा।
सिर्फ क्या आएगा, म्यूटेशन आएगा। सिर्फ क्या आएगा, म्यूटेशन आएगा। लिखिएगा, लिख के सट्टे बोलेंगे, ये नहीं कि लिख के सब चुपचाप बैठा रहना। हो गया, चलिए देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या लिखा हेडिंग में, क्या दिया नहीं दिया उसके बारे में नहीं, लेकिन ये दो बात को बहुत बढ़िया से जानना है। ये सब नाम दिया, कहा कि वेरिएशन आया है, तो वेरिएशन में जो होता है, वेरिएशन में एक आते हैं जिसका नाम क्या दे रखा है, जर्माइनल ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। जर्माइनल ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, और जर्माइनल ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन का कुछ मीनिंग नहीं निकल पाया, तो उन्होंने कहा कि ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स का, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। यहाँ हम लोग दो ही चीज के बारे में जानेंगे। पहले डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में जान लो, उसके बाद कंटिन्यूअस बड़ी लंबा है, बड़ी लंबा लेक्चर सुनना पड़ेगा, उतना ही। कहा कि जहां डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होंगे, है ना, डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या, वेरिएशन हुआ फिर छूट गया, फिर हुआ और फिर छूट गया, तो डिसकंटिन्यूअस है ना, मैंने वेरिएशन हो रहा है, अब वेरिएशन होना बंद हो गया, फिर वेरिएशन होना स्टार्ट हो गया, फिर वेरिएशन होना क्या हो गया, बंद हो गया, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या आता है, म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन होता है। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या होंगे, म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, है ना। यानी ऐसा वेरिएशन जहां हमेशा परिवर्तन आता हो, ऐसा वेरिएशन जहां क्या आता हो, हमेशा परिवर्तन आता हो, उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाएगा। अब देखिए, इसके बारे में समझ में आ गया है, कोई बात नहीं। अब कंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में समझ लिए, समझते हैं कि कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होगा। कंटिन्यूअस वेरिएशन थोड़ा समझाते हैं, बड़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, देखिएगा कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है। नहीं तो आपको क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। देख, पहले क्रॉसिंग ओवर के बाद में समझना, पहले क्रॉसिंग ओवर के बाद में समझना। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, सुनते रहना बढ़िया से। एगो आए मम्मी, एगो कौन आए, पापा। केकरो मम्मी दूगो है या पापा दूगो, बढ़िया से सोच लेना। मम्मी किसके घर से आई, नाना और नानी के घर से आई, नाना नानी के घर से मम्मी आई है। पापा कहाँ से आई है, दादा और दादी के घर से, है ना। यानी नाना और नानी मिल करके किनको बनाए, मम्मी को बनाया, और दादा और दादी मिलकर किन्हें बनाया, पापा को बनाया। क्या दादा और दादी का क्रोमोसोम्स पापा में आएंगे ना, दादा और दादी का क्रोमोसोम्स किस में आएगा, पापा में आएगा, है ना। नाना और नानी का क्रोमोसोम्स किस में आएगा, मम्मी में आएगा। और मम्मी और पापा का क्रोमोसोम्स किस में आएगा, बेटा में आएगा, या किस में आएगा, बेटी में आएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इसी को क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अगर नाना नानी और दादा दादी का क्रोमोसोम्स, नाना नानी का क्रोमोसोम्स अगर मम्मी तक आया, दादा दादी का क्रोमोसोम्स पापा तक आया, और मम्मी पापा के क्रोमोसोम्स कहाँ तक आ गया, हम लोग तक आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। बाद में क्रॉसिंग ओवर को हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, बाद में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर को पढ़ेंगे ही। क्रॉसिंग ओवर कैसे हुआ, अभी तो दो कलम है ही ना है, तो वो बता देती है। देख भाई, कहा कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो इस तरीके से होता है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है,
ठीक। अब हम कहे तुमको कि नाना और नानी मिल करके किन्हें निर्माण किया, मम्मी को बनाया, तो एकरा में नाना के भी क्रोमोजोम्स है, ठीक, और किसका क्रोमोजोम्स है, नानी का भी क्रोमोजोम्स है। एक मान लो कि ए वाला जो है, मान लो कि ए जो क्रोमोजोम्स है, ये नाना का क्रोमोजोम्स है ना, और ए वाला जो क्रोमोजोम्स है वो नानी का क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो एक नानी का हो गया, एक नाना का क्रोमोजोम्स हो गया, जिससे क्या आई है, मम्मी आई है। तो क्या है, सब क्रॉसिंग क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर इसलिए होता है, इसलिए ये सब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में से होते हैं। तो दोनों आस पास कहा कि दोनों क्या हो गया है, क्रॉस कर गया है, इसीलिए बस नाम पड़ा है क्रॉसिंग ओवर, और कोई बात है नहीं है। अब देखिए, कंटिन्यूअस वेरिएशन आने के लिए, कंटिन्यूअस वेरिएशन आने के लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। कंटिन्यूअस वेरिएशन लाने के लिए सबसे पहला चीज क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ। नाना नानी दादा और दादी मिलकर मम्मी और पापा को बनाए, है ना। मम्मी पापा में नाना नानी से कुछ अलग दिखे कौन, मम्मी। दादा और दादी से कुछ अलग दिखे कौन, पापा। और मम्मी और पापा से जो कुछ अलग दिखा वो कौन आया, बेटा और बेटी आया, है ना। उसी को क्या कहें, जो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां वहां नया नया चीज का क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, नाना नानी दादा दादी मिले तो मम्मी पापा बने, मम्मी पापा एक साथ में मिले तो हम लोग बने। तो डेवलपमेंट रोज पर रोज तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। एगो हमू आए, एगो हमर वाली भी आई है ना। एक दोनों मिल करके वो काम एगो नया प्रोडक्ट तैयार किया है ना। तो रोज तो डेवलपमेंट होगा, है ना। यानी जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां डेवलपमेंट भी होंगे। ये सब कहाँ चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन में चेंज हो जाएगा। ये सब कहाँ चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन में चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए मेंडल चाचा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो पूछ लेगा, कोई भी बच्चे को, कोई भी बालक या बालिका को अगर दिक्कत है तो बोलिए बोलिए। सब नेट बर्बाद करता है, बोलो बढ़िया से बोलो। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, म्यूट करा। सुन रहा है ना, का तो डिसकंटिन्यूअस से समझ में ना आया, कंटिन्यूअस समझ में आ गया और डिसकंटिन्यूअस समझ में ना आया। अरे जेकरा में क्रॉसिंग ओवर ना होगा ना, जेकरा में क्रॉसिंग ओवर ना होगा वो क्या शो कर रहा है, एक तरह से डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है। सुन लीजिए, डिसकंटिन्यूअस कहा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आया तो कहा कि डिसकंटिन्यूअस में सिर्फ क्या होंगे, म्यूटेशन होगा। सिर्फ क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन यानी हमेशा क्या, म्यूटेशन का मतलब क्या, हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। हमेशा क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। कुछ में तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, एक में हमेशा परिवर्तन होगा, है ना। यहाँ डेवलपमेंट होगा ना तो यहाँ क्या होगा, कि परिवर्तन अपना करते चला जाएगा। फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन जब आएगा इस चैप्टर को एंड में आएगा म्यूटेशन, है ना। तो फिर वहां पूरा म्यूटेशन को डिटेल्स में पढ़ना है। अभी इतना ही याद रखिए ना कि डिसकंटिन्यूअस जो होता है, डिसकंटिन्यूअस जो होता है, ये समझ, डिसकंटिन्यूअस का मतलब इतना ही समझना कि डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। डिसकंटिन्यूअस में क्या होता है, म्यूटेशन होता है। यानी डिसकंटिन्यूअस में वेरिएशन आते हैं और कंटिन्यूअस में डेवलपमेंट होता है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। कंटिन्यूअस में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा।
अब गया मैडम के रखेंगे को कोई और है समझ सकता है ना। पंडित जी कह के चले गए थे कि बेटा घर का खाना डेली 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 अच्छा नहीं लगता है, कभी बाहर भी खा लिया करना। बात बाकी तुम लोग समझ लेना। सर कौची बाबू तोहनी के नसीब में है ये ना हो। तोहनी के नसीब में मार धार ना है रे। हेलो कौची नहीं चला बोला। अभी तो ये पढ़ा भी दिया है क्या। हाँ पढ़ाना के बाद मिलते ही था ना, पढ़ाना के बाद कुछ भी ना जाए थी तुरंत। संजय सर की मम्मी की हालत खराब है हो, इसलिए दवाई लेने जाना है ना। तो उसके बाद देखिएगा वेरिएशन के बारे में जाने। हाँ स्थिति बहुत खराब है। नहीं वेरिएशन और सबको जानिएगा, कल फिजिक्स का क्लास, कल सारा क्लास बंद रहेगा, कल सिर्फ बायो चलेगा। कल सिर्फ क्या चलेगा, बायो चलेगा। वेरिएशन के बाद है आप हेडिंग दीजिएगा मेंडेलिज में। हेडिंग क्या देंगे, मेंडेलिज में। वेरिएशन के बाद हेडिंग क्या देंगे, मेंडेलिज में। मेंडेलिज में वेरिएशन के बाद हेडिंग क्या देंगे, मेंडेलिज। देखिएगा जेनेटिक्स ऑफ मेंडल, जेनेटिक्स ऑफ मेंडल, जेनेटिक्स ऑफ मेंडल, मेंडल is called मेंडेलिज्म, is called मेंडेलिज्म। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, मेंडल। कौन थे, मेंडल चाचा है ना। कौन थे, मेंडल चाचा थे। कौन थे, मेंडल चाचा। उसके बाद एक और हेडिंग दीजिएगा टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ मेंडेलिज्म, रिलेटेड विथ मेंडेलिज्म। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ मेंडेलिज्म। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट इसमें लिखेगा, सॉरी ए लिखेगा, एक आता है फैक्टर, एक क्या आएगा, फैक्टर। एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, सॉरी गलती लिख दिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर, सॉरी रेस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर है ना। रेस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर एनी कैरेक्टर, और होगा एजेंट की जगह रेस्पॉन्सिबल एजेंट ऑफ कर लेना, ऑफ एनी कैरेक्टर सही रहेगा है ना। जो दूसरा बात आएगा, दूसरा बात आएगा, एक वर्ड आएगा होमोजाइगस, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल विथ सिमिलर जीन पेयर,
individual with similar gene pair, individual with similar gene pair is called homozygous. Is called homozygous. एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में लिखे ना, अगर कैपिटल टी है तो इसको टॉलनेस कहा जाता है ना। अगर स्मॉल टी है तो इसे ड्वार्फनेस कहा जाता है, ड्वार्फनेस कहा जाता है। और एग्जाम्पल में क्या लिख लेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर लिखिएगा। उसके बाद समझते हैं कि क्या है। दिखाई दे रहा है ना अच्छा से? लिखिएगा और लिख लेंगे तो बोलेंगे। लिख लेंगे तो बोलेंगे। हो गया तो हम क्या करें। नेहा रियाज, बड़ी दिन बाद है, ये समझ में आता है। ईद मना के घसक गई कारे। चलो लगता है कि हाथ जोड़ लिए भगवान के ऊपर ना। प्रीति, चलो कोई बात नहीं। आदित्य, अरे बड़ी टोनी का नंबर आएगा तब ना। टोनी का नहीं कहने हैं, अब एक वो लड़की के ना देखेंगे। सबके परे पारी ना बाबू, एक आदमी है, कितना के देखे हो। तस्मिया, तोर तो माइके खराब है, तोर तो बोले ही नहीं सकती है। निशांत, समझ में आता है बाबू? थैंक यू। ज्योति, समझ में आती है? ठीक है, अच्छे से सब नोट्स बनाते चलेंगे सब लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए मेंडलिज्म के बारे में जानते हैं कि मेंडलिज्म में एक क्या है, एक बायोलॉजिकल नेम है जिसे मेंडल ने दिए थे। मेंडल ने नाम दिया था मेंडलिज्म। देखिए अगर आपसे कहे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, तो मेंडल थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल थे। इसलिए कहा गया है कि जेनेटिक्स ऑफ मेंडल, इसी को क्या कहते हैं? मेंडलिज्म। यानी जेनेटिक्स को मेंडल ने दिया। ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक्स को किसने दिया? मेंडल ने दिया। इसलिए क्या कहते हैं? मेंडलिज्म कहते हैं। जेनेटिक्स को मेंडल ने दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मेंडलिज्म पड़ा। उसका नाम क्या पड़ा? मेंडलिज्म पड़ा। मेंडल थे तो मेंडलिज्म कर दिए, है ना। आगे बात को सुनिएगा। और फादर ऑफ जेनेटिक्स हमेशा याद रखने कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है? मेंडल थे। जो पूरे, अगर मेंडल नहीं होते, मेंडल चाचा नहीं होते, है ना, तो जेनेटिक्स पर आज इतना खोज नहीं होता, है ना। जैसे कहते ना हो कि अगर न्यूटन क्या था,
न्यूटन के ऊपर कौची तो आता है तो नहीं हो क्या पढ़ता है फिजिक्स में। छोड़ो फिजिक्स के बाद और ना कुछ आता है फिजिक्स में। देखिएगा आगे क्या लिखा, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ मेंडलिज्म। अब यानी जितना लैंग्वेज यूज कर रहा है सब बायोलॉजिकल लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो इसका मीनिंग समझिएगा, यानी मेंडल से रिलेटेड कुछ टर्म दिया गया है। हेडिंग का मीनिंग क्या हुआ, मेंडल से रिलेटेड कुछ क्या दिया गया है, टर्म दिया गया है। मेंडल चाचा अपने रिलेटेड कुछ टर्म दिए हैं, है ना। तो उसके बारे में समझते हैं कि मेंडल अपने रिलेटेड कौन कौन से टर्म देकर के गए। पहला टर्म दिया और कहा फैक्टर। पहला टर्म क्या दिया उन्होंने, फैक्टर दिया। पहला टर्म उन्होंने फैक्टर दिया। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक रेस्पॉन्सिबल एजेंट है कोई भी कैरेक्टर का। कोई भी कैरेक्टर का रेस्पॉन्सिबल एजेंट कौन होता है, फैक्टर होता है। जैसे कौन, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये सब एक फैक्टर है। ये सब क्या है, एक फैक्टर है। अभी आगे और पढ़ेंगे। ये मेंडल तो एक फैक्टर कह के गए कि मेंडल के जो फैक्टर था वो ये दिया गया था। लेकिन अभी जस्ट एक सेकंड वेट कीजिए, एक दो सेकंड, बस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि फैक्टर जो मेंडल अपने रिलेटेड जो टर्म दे रहे हैं, एक टर्म में पहला टर्म फैक्टर आ रहा है। और फैक्टर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ए रेस्पॉन्सिबल एजेंट है कोई भी कैरेक्टर का, है ना। कोई भी कैरेक्टर का क्या है, रेस्पॉन्सिबल एजेंट है। यानी कोई भी कैरेक्टर में, है ना, कोई भी कैरेक्टर में फैक्टर का रहना जरूरी है। कोई भी कैरेक्टर में फैक्टर का रहना जरूरी है। या तो मेल का कैरेक्टर हो या फीमेल का कैरेक्टर हो, या तो मेल का कैरेक्टर हो या फीमेल का कैरेक्टर हो। जब तक फैक्टर नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। जब तक फैक्टर नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, दूसरा जो टर्म दिए वो टर्म दिए होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब होता है सिमिलर। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। देखेंगे इंडिविजुअल विथ सिमिलर जीन। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर सिमिलर जीन हो, अगर कोई भी व्यक्ति में अगर सिमिलर जीन पेयर हो, कैसा जीन पेयर, सिमिलर जीन पेयर हो, तो उसको होमोजाइगस कहते हैं। कोई भी व्यक्ति में अगर सिमिलर जीन पेयर हो तो उसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। सिमिलर जीन का मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा कैसे, सिमिलर तो कैपिटल टी क्या है, सिमिलर है। स्मॉल टी क्या है, सिमिलर है। कैपिटल आर क्या है, ये भी दोनों सिमिलर है। स्मॉल आर क्या है, ये भी दोनों सिमिलर है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जीन पेयर क्या होता है, सिमिलर होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका जीन पेयर क्या हो, सुनो थोड़ा जल्दी दे देना उनको, है ना। देखिएगा ऐसा व्यक्ति जिनका जीन पेयर क्या हो, सिमिलर हो, उसे होमोजाइगस कहते हैं, है ना। आपके बुक में सरोज जल्दी रखल है ना। अगर कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा तो अब वही से नाम सुनते चलो। कैपिटल टी को क्या कहते हैं, टॉलनेस कहते हैं। कैपिटल टी को क्या कहते हैं, टॉलनेस कहते हैं। और स्मॉल टी को क्या कहते हैं, डॉर्फनेस कहते हैं। कैपिटल टी को टॉलनेस कहते हैं और स्मॉल टी को क्या कहते हैं, डॉर्फनेस कहते हैं, है ना। देखना एक बात बता रहा हूं, टॉलनेस और डॉर्फनेस का मीनिंग क्या होता है। टॉलनेस और डॉर्फनेस का मीनिंग क्या होगा, जैसे देखिएगा पेज नंबर 71 में, आपके एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 71 में या पेज नंबर 70 में
पेज नंबर 71 के एक कोना में डायग्राम दे रखा है, वहां कहा है कि स्टेम का हाइट, स्टेम का क्या पूछा है, हाइट। ये स्टेम का हाइट कैसा होगा, या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होगा, या तो क्या होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, है ना, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। भैया सुनिए, एक सेकंड रुकना बाबू। जो इंजेक्शन किस फोटो दिए थे ना, वो इंजेक्शन 125 mg में चाहिए। नहीं वेट है, खत्म हो जाता है। मिल नहीं रहा है, वहाँ मिल रहा है ना, 1 ग्राम मिल रहा है। यहाँ भी हम बात की मत करने के बोला आपकी सर्टिफाइड नहीं मिल रहा है। हाँ वही होता है। चलिए आप लोग कुछ करते रहते, ठीक है। हाँ सर आएंगे तो लेकिन फिर भी कुछ रखिए। हाँ ठीक है भैया। देखना भाई, तो टॉलनेस या ड्वार्फनेस की बात आए तो याद रखना, अगर पूछेगा कोई कि स्टेम का हाइट क्या होता है, टॉल और ड्वार्फ। नेस तो बस अपने ही लैंग्वेज में लिखा है, नेस आपने क्या लिखा है, अपने बायोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखा है कि टॉल नेस या ड्वार्फ नेस, यानी स्टेम का हाइट बड़ा होगा या स्टेम का हाइट छोटा होगा। एक 2 क्लास में सब हम लोग का पर्दाफाश हो जाएगा कि टॉलनेस कैसा रहता है, ड्वार्फनेस कैसा रहता है ना। तो बोल रहे कि पेज नंबर 70 और 71 में देखना, बढ़िया से सब कुछ के फिगर दिया है, इतना बढ़िया से कि जे हर बात को हिंदी सोचता होगा उसको तो कभी वहां समझ में नहीं आएगा, है ना। कलर से रिप्रेजेंट किया है, वो कलर से देखना कलर कैसा होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर लिखे ना है, वहां भी कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखा है ना। बढ़िया से केयर करके देखना, है ना। तो यहाँ तक बात को फैक्टर समझ में आ गया हो, होमोजाइगस समझ में आ गया हो, तो एक बात और ऊपर लिखते हैं। होमोजाइगस के बाद होता है रेसेसिव, सॉरी होमोजाइगस के बाद रेसेसिव करें, होमोजाइगस के बाद आता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस के बाद क्या आएगा, ए बी, और तीसरा टर्म क्या दिए है, हेटेरोजाइगस। तीसरा टर्म क्या दिया है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का डिफिनेशन क्या होता है, पेयर ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर, पेयर्स ऑफ dominant and recessive factor, pair of dominant and recessive factor is called heterozygous, heterozygous। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, और ए बड़का डब्ल्यू और एक क्या, छोटका डब्ल्यू, बड़का डब्ल्यू और क्या, छोटका डब्ल्यू। बात को समझिएगा, इसको समझिएगा। हेट्रोजाइगस किसको कहें, पेयर में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। कौन कौन, डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर। डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर अगर पेयर में है तो उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर अगर पेयर में है तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। डोमिनेंट किसको कहते हैं और रेसेसिव किसको कहते हैं, इसको बात को समझो कि डोमिनेंट किसको कहते हैं और रेसेसिव किसको कहते हैं। जो कैपिटल टी से डिनोट होगा, अगर ये भी नहीं बात समझ में आए, ये भी नहीं, ये भी छोड़ दो। पहला बात, अगर कैपिटल लेटर से डिनोट हो, कैपिटल लेटर से अगर कोई वर्ड डिनोट होता है तो डोमिनेंट होता है। वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और जो दूसरा,
और जो स्मॉल लेटर से शो होता है उसे रेसेसिव कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? रेसेसिव कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि बाप और बेटा में डोमिनेंट कौन होता है ना? माँ और बेटी में डोमिनेंट कौन होगा और रेसेसिव कौन होगा? जो बड़ा होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा और जो छोटा होगा वो रेसेसिव कहलाएगा। जो बड़ा होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा और जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा? रेसेसिव कहलाएगा। तो हेटेरोजाइगस उसी को कहते हैं कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर, सॉरी, डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर अगर एक साथ आ जाए, डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर अगर एक साथ आ जाए तो उसी को क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कहते हैं। और ये सब एक अगर वर्ड को निकाल करके चले तो ये सब क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। और ये जो फैक्टर होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल एजेंट है, कोई भी कैरेक्टर में शामिल हो जाता है, या तो होमोजाइगस कैरेक्टर हो या हेटेरोजाइगस कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर में शामिल हो जाएगा। चलिए इस बात को लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक एक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। लिख लिए हो क्या बाबू? बोलिएगा। कहीं कोई बच्चे को फैक्टर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस है ना, डोमिनेंट रिसेसिव में दिक्कत रहे तो पूछते भी चलेंगे, है ना? साफ दिखाई नहीं दे रहा है काव्य? कशिश शर्मा, समझ में आता है मैया? कोई दिक्कत नहीं ना? चालू समझ में आवा हुआ कि सुतल है? हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ ना ना, बढ़िया बात है। वो कशिश झूठों के ऐसी इल्जाम तुम पे लगाती है ना? हाँ हाँ, सोती होगी। हाँ, फुटबॉल खेली खेली थक जाती है ना तो नींद आ जाता होगा। अंकित को, अंकित सो गया रे? समझ में आता है? संध्या जीवित है कि चल गया? समझ में आता है? यस सर। दीपा समझ में आवा हुआ मैया? अजीत समझ में आता है कि खाली बाराती घूरे में लगल है? ना ना, दूल्हा बीघा सुत गया रे? सूझ रे दूल्हा बीघा हुआ। हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। निधि, हाँ बात तो की थी, कनेक्ट हुई हो, भाग गई होगी। अब जो चला गया उसको क्या कर सकते हो, है ना? देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आपको हम एक चीज और पढ़ाते हैं, बस थोड़ी सी बात है, बस एक लैंग्वेज में बात है, एक लैंग्वेज में खत्म हो जाएगा। मैंने लिंक का ही एक पॉइंट दे रखा है, याद रखना। आज का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक ना? इसलिए कोई छोड़ के गया होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अब अगला क्लास से भयानक लगने नहीं करेगा, इसी को जेनेटिक्स कहते हैं। क्लास रेगुलर किया तो समझ में आएगा और ना रेगुलर किया तो दफा, है ना? 20 से 22 नंबर क्वेश्चन आएंगे पूरे जेनेटिक्स से।
पूरे जेनेटिक्स से 20 से 22 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तो यानी खुद से डिसाइड कर लेना कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। जैसे केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल पढ़ोगे ना तो 21 नंबर आएगा, उस तरह जेनेटिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ाएंगे ना, जेनेटिक्स पढ़ाएंगे सिर्फ 2 चैप्टर, तो सिर्फ 22 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 से 22 नंबर हर साल। कोई ऐसा साल नहीं है जो नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अभी आपको बताए थे, अभी एक बात बताए, सॉरी लिखिएगा फैक्टर, बीच में क्या लिख लेंगे, बीच में एक बात लिखेंगे जिसको क्या कहिएगा, फैक्टर। फैक्टर तो मालूम है ना किसको कह रहे हैं, कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, वही सबको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। मान लीजिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी, यही सब फैक्टर कहलाता है। हाँ, लेकिन यही सब कैपिटल टी स्मॉल टी को नया नया साइंटिस्ट आया और नया नया नाम दिया, है ना। जैसे फैक्टर को कुछ लोग जीन कहे, फैक्टर को कुछ लोग क्या कहे, जीन कहे। फैक्टर को जीन किसने कहा, जॉनसन ने। फैक्टर को सिंबल किसने कहा, फैक्टर को सिंबल किसने कहा, मॉर्गन ने। फैक्टर को सिंबल किसने कहा, मॉर्गन ने। फैक्टर को एलिमेंट किसने कहा, एलिमेंट किसने कहा, फैक्टर को एलिमेंट किसने कहा, एक कहे मेंडल। चल बस यही बात को लिख लीजिए बाबू, ध्यान से सुन लीजिएगा। फैक्टर को जीन, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर को जीन किसने कहा, जॉनसन ने। फैक्टर को जीन किसने कहा, जॉनसन ने। फैक्टर को सिंबल किसने कहा, फैक्टर को सिंबल किसने कहा, मॉर्गन ने। फैक्टर को सिंबल किसने कहा, मॉर्गन ने। अब फिर याद रखिएगा, फैक्टर को एलिमेंट किसने कहा, मेंडल ने। फैक्टर को एलिमेंट किसने कहा, मेंडल ने। इसीलिए फैक्टर जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, या कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एस स्मॉल एस, है ना, कैपिटल यू स्मॉल यू, यही सब फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर को कुछ साइंटिस्ट आए तो कहे कि क्या है, जीन है, तो जीन के नाम से भी जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट आए तो कहे कि ये सिंबल है, सिंबल के भी नाम से जाने ये क्या है, एक सिंबल है ना। मेंडल चाचा आए तो मेंडल चाचा कहे कि फैक्टर क्या है, फैक्टर एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के नाम से जाने, है ना। जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है। तो उसी तरीके से क्या है, फैक्टर है। फैक्टर को याद रखिएगा एक लैंग्वेज में, फैक्टर को एलिमेंट मेंडल ने कहे, फैक्टर को सिंबल मॉर्गन ने कहे, फैक्टर को जीन जॉनसन ने कहे। ठीक, तो इतना बात याद रखिएगा जेनेटिक्स के लिए। आज तो इतना ही पढ़ेंगे आज के, फिर हम लोग कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। कल मिलते हैं आपसे सुबह 6 बजे। और आप कोई जो व्यक्ति गया में रहते हैं, या तो गया कोई व्यक्ति अगर आता होगा तो 26 से 30 अप्रैल, सॉरी 26 से लेकर के 30 मई तक सारे बच्चे आएंगे। और यहाँ से अगर कोई काम से आएंगे तो, है ना, आएंगे तो पैकेज यहाँ से लेते जाएंगे। 26 से लेकर के 30 मई के बीच में, है ना, आएंगे तो कॉल कर लेंगे कि सर हम उधर आ रहे हैं, मुझे जेनेटिक्स का पैकेज चाहिए, उन्हें जेनेटिक्स का पैकेज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत रहे कॉल करके पूछ लेंगे, है ना। कम से कम पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि जेनेटिक्स है, अगर जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन में ही दम है। अगर जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन अगर आपको आता है ना, जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन के बाद जितना भी टॉपिक बचेगा
जितना भी चैप्टर बचेगा वो सबसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो बात को ध्यान से सोचिएगा कि हमें कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। कोई वैसा क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद जो लास्ट लास्ट में जो चैप्टर है ना, जो इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इकोलॉजी में 4 चैप्टर पढ़ना है। और 4 चैप्टर क्या होगा, और 4 चैप्टर 2 महीने में खत्म हो जाएगा, है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दम नहीं है। हाँ, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 चैप्टर जो दे रखा है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है तो उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। एक डिजीज पूछेगा, तो कहेगा तो डिजीज तो नहीं, के ह्यूमन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बता दिए हैं। कुछ बच्चे को छूट गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बता देंगे, है ना। लेकिन जो चैप्टर अभी चल रहा है अभी पढ़िए, सितंबर अक्टूबर बाद कोचिंग खुलेगा तो देखा जाएगा, है ना। लेकिन अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, है ना। बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। हाँ हाँ, बोलिए ना। कब चाहिए? हाँ, वो केकरो बोल देगी तो हम दे देंगे, है ना। हाँ, ठीक है। बाय बाय, सबको निकली जा धीरे धीरे। रुकिए रे अजीत और गौतम। बोले कुछ और को निकलने दो ना। क्या नेहा, कोई दिक्कत है? भाग गई, निकल गई। कहा है कि निकल गई? निकल कैसे गई रे? क्या अजीत, क्या हो रहा है अजीत? क्या हो रहा है? पूरा समझ में आया आज है? कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम टाइम निकाल के पढ़ते चलना, ठीक है। कोशिश करना टाइम निकाल के पढ़ते चलो। जहां जहां दिक्कत होगा बाद बाकी है ना, ठीक है। हाँ, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा केस घट जाएगा तो ना होगा तो फिर गए में आ जाना, ठीक है। कम से कम ऑनलाइन चलेगा तो रूमा पर बैठ के पढ़ लेना हम लोग के, है ना। हम्म, चलो ठीक। हाँ हाँ, पारा में दो ना, समझ में आ गया होगा। ना समझ में आएगा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अजीत।